Good morning, all of you, and good morning, everyone. Welcome back. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो रिजर्वियर होता है उसका डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, किस तरीके से रिजर्वियर वर्क करता है, उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर के टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, जिसको बोला जाता है होजेस। अब जो हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड को जो हम सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, तो जो सप्लाई लाइन है, जो पाइप लाइन है, जिस पाइप के थ्रू हाइड्रोलिक फ्लूइड सप्लाई होता है उसको बोला जाता है होजेस। ठीक है, बेसिकली सब लोग क्या बोलते हैं, होस पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो उसको होस पाइप भी बोल सकते हैं, आप होजेस भी बोल सकते हैं। इन मैनी हाइड्रोलिक सिस्टम वेयर इट इज़ नेसेसरी टू मूव द ड्राइव यूनिट along with the oil lines, in such place hydraulic hose made of a synthetic rubber are preferred। ऐसे कोई हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके अंदर आप या फिर नेसेसरी है कहीं पे हाइड्रोलिक फ्लूइड को सर्कुलेट करवा के सिस्टम को फंक्शन प्रोवाइड करने की अगर कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड को एनर्जाइज कौन करता है, पंप। फिर उस एनर्जी के साथ, प्रेशर के साथ हाइड्रोलिक फ्लूइड को कहीं पे एंड इफेक्टर पे या फिर जो एंड एक्टिवेटर होता है वहाँ पे पहुँचाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग होस पाइप यूज़ करते हैं जो बेसिकली बनी जाती है सिंथेटिक रबर में से। अब सिंथेटिक रबर में से क्यों बनाते हैं या फिर कई बार प्लास्टिक में से भी बनाते हैं, क्योंकि ये जो पाइप होती है, ये जो होज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम देखेंगे नीचे एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि भाई ये जो होजेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उसके साथ साथ मजबूत भी होने चाहिए। मजबूत क्यों होने चाहिए, ताकि जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर है वो विचलन कर पाए, उसके प्रेशर को सह पाए। हाई प्रेशर के साथ, कम फ्रिक्शन के साथ फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर सके। तो बेसिकली इसको रबर और जो प्लास्टिक होता है उसमें से बनाया जाता है फॉर द कन्वेइंग ऑफ द फ्लूइड ट्रांसफ़र के लिए। क्लियर है। अब कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं कि भाई रबर में से अगर हम लोग होस पाइप बनाएंगे, फ्लूइड को सर्कुलेट करने वाले होजेस अगर हम लोग रबर में से बनाएंगे तो क्या एडवांटेजेस है। तो रबर होजेस आर फ्लेक्सिबल, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। रबर से हम अगर होजेस बनाएंगे तो वो फ्लेक्सिबल होंगे। देयर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब और विथस्टैंड शॉक एंड वाइब्रेशन इज़ मच हायर देन द ट्यूब। अगर हमने मेटल का ट्यूब बनाया होगा या फिर और किसी मटेरियल का ट्यूब बनाया होगा तो उसकी कंपेयर में जो रबर का ट्यूब होगा, रबर के जो पाइप होंगे, वो जो शॉक होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको सहने की, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है। दे आर ईजी टू इंस्टॉल एंड डिसमेंटल। ये जो रबर के होजेस होते हैं उसको इंस्टॉल करना इजी है, उसके साथ साथ इन फ्यूचर रिपेयरिंग करना है, रिप्लेसमेंट करना है तो जो डिसमेंटल होता है, डिसएंगेज करना, रिप्लेस करना, रिपेयरिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। दे कैन बी मैन्युफैक्चर इन लॉन्ग लेंथ। आप चाहो उतनी लेंथ में उसको बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि भाई पाइप इसी लेंथ तक होना चाहिए, होजेस इतने ही लेंथ के होने चाहिए। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड लेंथ है तो उस स्टैंडर्ड लेंथ तक आप उसको बना सकते हैं, उसमें लिमिटेशन नहीं है। दे आर कैपेबल टू टेक द हाई प्रेशर। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग सिस्टम में प्रेशराइज फ्लूइड को ही तो सर्कुलेट करवाने वाले हैं, तो हाई प्रेशर को तो वो विथस्टैंड कर ही पाना चाहिए, हाई प्रेशर को तो वो ले ही पाना चाहिए, नहीं तो फट जाएंगे पाइप, नुकसान हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि रबर है, सिंथेटिक रबर है, प्लास्टिक है। क्लियर। सब कैसे है भाई, थोड़े नाजुक है, नाजुक होने के साथ साथ उसकी खूबियाँ भी बहुत है, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दे आर पुअर इन एब्रेशन रेजिस्टेंस। जो फ्लूइड बार बार फ्लो होता है उसकी वजह से जो वियरिंग होता है, एब्रेशन होता है,
ठीक है, तो जल्दी से वो घिस जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, एब्रेशन यानी घर्षण की वजह से जो वियरिंग होता है वो इसके अंदर होगा। द इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, सिंथेटिक रबर से आप बना रहे हैं, ऊपर से मजबूत बनाना है, हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर पाए ऐसा बनाना है, तो जो इनिशियल कॉस्ट है मतलब जो प्राइमरी कॉस्ट होगा उसको परचेस करने का वो थोड़ा महंगा होगा। दे आर पुअर इन वेदरिंग रेजिस्टेंस, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है अल्ट्रावायलेट, जैसे कि हमारे सूर्य में सूर्य प्रकाश के साथ सूरज से जो प्रकाश आता है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, उसका जो रेडिएशन है, फिर आसपास का जो मॉइस्चर वाला कंडीशन है ना, एटमॉस्फेरिक धूल मिट्टी है, तो होस पाइप के आसपास जितना भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा मतलब जो वेदर जो आसपास क्रिएट हो रहा होगा उसको ये रेजिस्ट कर पाएगा नहीं। स्लोली स्लोली रबर है वो अपनी प्रॉपर्टियाँ छोड़ देगा और डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो कुछ समय बाद आफ्टर द लॉन्ग पीरियड आपको पूरा होस पाइप का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रबर है तो। क्लियर है? तो इतने थोड़े नुकसान है लेकिन कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है। चलिए आगे देखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक होस। ये जो हम लोग हाइड्रोलिक होस बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसको किस तरीके से बनाया जाता है। क्या सिर्फ रबर ही यूज़ होता है? ध्यान से सुनिएगा, क्या होस पाइप बनाने के लिए सिर्फ रबर यूज़ होता है या फिर सिर्फ प्लास्टिक यूज़ होता है? तो हमको उसका पूरा डिटेल में कंस्ट्रक्शन दिया है। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शनल यानी जो आर छेद देते हैं कटिंग करके, वो दिया गया है। दे आर जनरली मेड ऑफ रबर रेनफोर्स विद द फाइबर और स्टील ब्राइंडिंग। रबर तो होता है लेकिन उसके अंदर रेनफोर्स फाइबर होते हैं या फिर स्टील के जो तार होते हैं, जैसे हमारा टायर होता है 2 व्हील 4 व्हील का ऑटोमोबाइल का, तो वो रबर से बनता है लेकिन अंदर स्टील के तार होते हैं, ठीक है। अभी तो उसके अंदर फाइबर भी डालने लगे, रेनफोर्स फाइबर। यूजुअली होसेस आर कंस्ट्रक्टेड विथ एन इनर ट्यूब, री रेनफोर्समेंट एंड द आउटर प्रोटेक्टिव कवर। टोटल आप उसका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो 3 लेयर होंगे। टोटल कितने लेयर होंगे? 3 लेयर होंगे। होस पाइप के अंदर 3 लेयर होंगे। सबसे पहला अंदर की साइड क्या होगा? ट्यूब होगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर री रेनफोर्समेंट मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल फाइबर या फिर स्टील के वायर। और उसके बाहर सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आउटर लेयर होगा जो सीधा एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, वेदर की कंडीशन के साथ कांटेक्ट में आएगा, वो क्या होगा? तो क्या उसके ऊपर हमने कुछ प्रोटेक्टिव कवर रखा होगा जिससे एटमॉस्फेरिक वेदर से उसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके। द स्टील वायर में बी आइदर स्पेशली वुवेन और क्रॉस वुवेन। स्टील के जो वायर होते हैं उसको ऐसा सीधा भी रख सकते हैं, है ना, ऐसा सीधा रखा होगा, या फिर ऐसा जाली वाली बना के कुछ पैटर्न के साथ इस तरीके से भी ये लोग क्या कर सकते हैं, वाउंड करके यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस वाउंड। स्पाइरल रेनफोर्समेंट होस आर स्ट्रॉन्गर बट दी फिटिंग्स आर टू बी सप्लाइड बाय होस मैन्युफैक्चरर। जो स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल रेनफोर्स देख सकते हैं यहाँ पे, स्पाइरल रेनफोर्स दैट मीन्स के ये वाले ये है ना, स्पाइरल रेनफोर्समेंट है। कौन से है? स्पाइरल रेनफोर्समेंट। क्लियर है? तो ये जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, बाकी होस पाइप की कंपेयर में ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन इसका जो फिटिंग होता है, जो इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है, वो आपको जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो सप्लायर है उसके पास जाके करवाना पड़ेगा। होता है कुछ स्पेशलिटी, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। क्रॉस वुवेन ब्राइड टेंड्स टू फेल बाय ब्रिटल फ्रैक्चर एट द प्लेस वेयर वायर क्रॉस। The advantages of the cross woven brides are that they are reusable and can be assembled by the user. जो क्रॉस वोवन होते हैं वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं है, लॉन्ग लाइफ नहीं है, लेकिन जो ब्रिटल कंडीशन होती है उस टाइम पे वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा क्या है कि आप खुद भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कभी आप देखना जहाँ पे वो
जेसीबी वाले काम कर रहे होंगे, है ना, कहीं पे मिट्टी ढो रहे होंगे, किसी घर को या फिर बिल्डिंग को तोड़ रहे होंगे, तो जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम हो जाएगा ना, फिर वो लोग क्या करेंगे, सिस्टम गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सिस्टम को बंद करके ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा होगा तब क्या करेंगे वो लोग, तो कि जो ये होस पाइप है ना, वो बार बार प्रेशर आने की वजह से जहाँ पे जॉइंट होता है, जहाँ पे असेंबल किया है, वहाँ पे थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ड्राइवर होता है वो खुद क्या करता है, स्पैनर बैनर लेके उसको थोड़ा टाइट कर देता है। क्लियर है। तो ये जो यूज़र होते हैं वो भी इसको थोड़ा रिपेयर, इंस्टॉल, मेंटेन कर सकते हैं। कौन से, जो क्रॉस वायर होते हैं वो। बाकी जो स्पाइरल वायर है उसमें तो आपको कंपलसरी मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं अलग अलग तरीके के होस पाइप की का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। अब आप बोलोगे सर ये SAE क्या है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सोसाइटियाँ है जिन लोगों ने हाइड्रोलिक होस पाइप का एक कॉमन स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया है और उसको कोडिंग सिस्टम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अभी आप बोलोगे कि सर ये कोड क्या है, SAE 100R1, SAE 100R3। तो देखिए ये आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होस पाइप हम लोग नहीं बनाएंगे, समझे। हम लोग को क्या करना है, ये सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल है, इसको सिर्फ हमको असेंबल करना है, ठीक है, और नए नए मशीन बनाने। अब आप नए नए मशीन बनाओगे तो बेसिक फंडामेंटल जो इंजन का मैकेनिज़्म है, ट्रांसफर लाइन है, वो तो वही रहेगा, समझे। आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें सिर्फ चेंजेस और मॉडिफिकेशन करना है। तो ये मटेरियल क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अंदर आपको डिटेल में नहीं जाना है। इसका पूरा एक छोटा सा हैंड बुक आता है, हैंड बुक के अंदर ये उसका सारा स्पेसिफिकेशन होता है। आपको इन फ्यूचर हाइड्रोलिक सिस्टम डिज़ाइन करना है, बनाना है, तो आपको वो बुक ले लेना है। बुक के अंदर जो भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, उस मटेरियल का स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड अगर आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रहे हैं तो वहाँ से आपको डेटा कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जो भी ये होस पाइप बनाते हैं उनको ऑर्डर दे के उसको परचेस कर लेना है, ठीक है। देखिए चीज़ें अगर रेडीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो फिर ज़्यादा उसको कुरेट के उसको और कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। क्योंकि स्टैंडर्डाइज चीज़ें अवेलेबल है, और स्टैंडर्डाइज इसीलिए किया जाता है कि आपको हर जगह पे हर वक्त इजीली सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। अब आप फिर खुद परेशान होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, तो कि भाई मूर्खों वाला काम हो जाएगा। ये सब चीज़ें अवेलेबल है, फिर भी आप मूर्ख बन के मूर्खों की तरह और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं होगा। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, 1 नंबर इंजीनियर हो, आप पहले नंबर की ब्रांच में स्टडी करते हो, तो ये थोड़ा मुझे भी बुरा लगेगा और सबको बुरा लगेगा। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा प्लास्टिक। अगर होस पाइप हम लोग प्लास्टिक में से बनाएंगे तो टॉपिक ही हमारा यही है कि होस पाइप के बनाने में कौन से मटेरियल यूज़ हो सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले रबर तो हमने देख लिया, फिर दूसरा यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है, नाइलॉन दिया गया है, ठीक है, ब्रेडेड नाइलॉन होस दिया गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, थर्मोप्लास्ट है, इथिलीन पॉलीप्रोपिलीन डाइन है, फिर क्लोरोनेटेड पॉलीप्रोपेलिन है, फिर होमोजीनियस सिंथेटिक रबर है, नियोप्रिन रबर है, नेचुरल रबर है, ब्यूटाइल रबर है। क्लियर। तो ऐसे ढेर सारे मटेरियल है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सब मटेरियल हमको याद रहेंगे और सबके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सबका अपना खुद का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी या फिर एडवांटेजेस होंगे जो हमारे लिए काम के हैं। तो आइए सबसे पहले मटेरियल डिस्कस करते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक यूज़ करना है तो कौन सा प्लास्टिक यूज़ करेंगे, तो कि भाई होमोजीनियस प्लास्टिक होना चाहिए जो 7 से लेकर 35 बार तक प्रेशर को क्या कह सके, सह सके। कितना टेम्परेचर सह पाना चाहिए, 7 से लेकर 35 बार, 7 से लेकर 35 बार। दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब देखिए प्लास्टिक होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होगा। प्लास्टिक गर्म होगा तो पिघल जाएगा, ठंडा होगा तो वापस क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो नॉर्मली होस पाइप बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो होता है नाइलॉन, पॉलीप्रोपेलिन विनाइल और दूसरे उसके टाइप के दूसरे होंगे वो। अब 2 याद रखिए, इनफ है। होस पाइप बनाने के लिए कौन से प्लास्टिक मटेरियल यूज़ होते हैं, तो कि भाई नॉर्मली नाइलॉन यूज़ होता है और उसके साथ साथ पॉलीप्रोपेलिन विनाइल यूज़ होता है। क्लियर है।
अब थोड़ा दूसरे जो अलग अलग तरीके के प्लास्टिक या फिर इसके अंदर और कोई प्लास्टिक अगर हम लोग मिक्स करके मटेरियल बना रहे हैं तो उसका थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ब्रीफली आपको समझाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि अगर आप नायलॉन यूज़ करोगे तो गुड एब्रेशन एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है। नायलॉन है तो जल्दी से घिसेगा नहीं, अगर इम्पैक्ट लोड लगेगा तो रेजिस्ट कर पाएगा। 15 बार प्रेशर होता है तब तक ये यूज़ हो पाता है, 15 बार, अप टू 15 बार प्रेशर तक ये यूज़ हो पाएगा। वर्किंग टेम्परेचर का जो रेंज है, बोला ना कि भाई प्लास्टिक होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो 75 डिग्री सेल्सियस से लेके 105 डिग्री सेल्सियस तक वो पिघलेगा नहीं, उतनी रेंज तक वो अपना जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करेगा। इतने टेम्परेचर रेंज में 75 से लेके 105 डिग्री सेल्सियस वहाँ तक वो अपना फंक्शन प्रोवाइड करेगा, स्टेबल रहेगा। क्लियर? प्रॉब्लम क्या है? अनसेफ ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो अनसेफ है, पिघल जाएगा, लीकेज हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और मेन क्या है तो कि भाई मॉइस्चर होता है ना, उसका इसके ऊपर इफेक्ट होता है। सबको मालूम है नायलॉन के जो रस्से आते हैं, मतलब नायलॉनની જે દોરીઓ આવે છે, ठीक है, उसको आप छत पे बांधे रखोगे तो 3-4-6 महीने में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर का इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर जो बड़े बड़े सीप आते हैं है ना, उसको बांधने के लिए, उसको एंकरिंग करने के लिए, फिर जो समुद्र के किनारे आते हैं तब उसको बांधने के लिए भी नायलॉन के रस्से यूज़ होते हैं, नायलॉन के रोप। तो वो भी समय जाने पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि नायलॉन का ये डिसएडवांटेजेस ही है कि नायलॉन के ऊपर मॉइस्चर का इफेक्ट बहुत ही जल्दी होता है, वो इसको वीक बना देता है, उसकी स्ट्रेंथ कम कर देता है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल है, स्पेशली प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक कैटेगरी के अंदर, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज हमने नायलॉन तक रखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बाकी जो मटेरियल है जो हॉस पाइप बनाने के लिए या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होने वाले हॉस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उसके ऊपर हम लोग कल का लेक्चर वापस हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो आज की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।